हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल फ्लाई हाई लर्निंग। फ्रेंड्स, हम लोग अभी जो डिस्कशन कर रहे हैं इसमें मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को एमसीक्यू के फॉर्मेट में हम लोग चैप्टर वाइज डिस्कस कर रहे हैं। ये जो डिस्कशन है इसमें ये एमसीक्यू इसलिए रखा गया है ताकि आप क्वेश्चन के फॉर्मेट में चीज़ों को समझने में आसानी होगी और आपको पता चलेगा कि कौन कौन से टॉपिक कौन कौन से चैप्टर से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं और उन चीज़ों को हम लोग डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे ताकि आपको लंबे समय तक याद रहे। ठीक है, तो इससे पहले हम लोगों ने 5 लेक्चर कवर कर लिए हैं। फर्स्ट चैप्टर के 3 लेक्चर थे जिसमें 45 के आसपास क्वेश्चन थे। सेकेंड लेक्चर में 2 लेक्चर थे सेकेंड चैप्टर में और इसमें तकरीबन 17 क्वेश्चन थे। और आज हम लोग थर्ड चैप्टर देखेंगे। थर्ड चैप्टर है एक्सपेंशन एंड कंसोलिडेशन ऑफ ब्रिटिश पावर इन इंडिया। ठीक है, तो हम लोगों ने जो पहला चैप्टर किया था वो था एडवेंट ऑफ यूरोपियन कंपनी इन इंडिया। ठीक है, सेकेंड चैप्टर जो था वो ब्रिटिश एक्सपेंशन के ही बारे में था, कंसोलिडेशन के बारे में। ये ब्रिटिश एक्सपेंशन एंड कंसोलिडेशन के बारे में थर्ड चैप्टर है। तो आइए अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग अबाउट द ट्रीटी ऑफ मद्रास। मद्रास की संधि के बारे में कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? फर्स्ट स्टेटमेंट है, इट वाज साइंड बिटवीन द मैसूर एंड द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। सेकेंड इज, द ट्रीटी अलाउड फॉर द एनेक्सेशन ऑफ द साइनिंग किंगडम बाय ब्रिटिश। एंड थर्ड है, इट ब्रॉट एन एंड टू द फर्स्ट कर्नेटिक वॉर। यह जो था फर्स्ट कर्नेटिक वॉर के ख़त्म होने पर हुआ। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, यानी जो ट्रीटी ऑफ मद्रास था ये फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर के बाद हुआ था और बाकी ये दोनों स्टेटमेंट गलत हैं। तो यहाँ पर ये गलत है और ये सेकंड भी गलत है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सेकंड एंड थर्ड। जो ट्रीटी ऑफ मद्रास था वो एक पीस एग्रीमेंट था फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर को ख़त्म करने के लिए। और ये जो ट्रीटी था वो 1767 में हुआ जब हैदर अली ने फोर्सफुली मद्रास को कैप्चर करने के पास पहुंच चुका था। यानी जो फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर था इसमें हैदर अली को बढ़त मिली थी और उसने काफ़ी निकट पहुंच गया था मद्रास के और वो उसको कैप्चर करने वाला था। उसी समय ये ट्रीटी की गई अंग्रेज़ों के द्वारा। जो ये ट्रीटी थी, ट्रीटी कंटेंट ए क्लॉज रिक्वायरिंग ब्रिटिश टू असिस्ट हैदर अली इफ़ ही वाज अटैक्ड इफ बाय हिज नेबर। उस समय हैदर अली के ऊपर मराठों और निजाम का खतरा था, तो इसीलिए जब ट्रीटी की तो हैदर अली ने एक क्लॉज डाला कि जब उस पर बाहरी आक्रमण होगा या उसके पड़ोसियों का आक्रमण होगा तो ब्रिटिश उसको सहायता देंगे। लेकिन बहुत जल्द ही 1717 के आसपास 71 में मराठा ने जब हैदर अली के ऊपर आक्रमण किया तो ब्रिटिश ने उसका साथ नहीं दिया और यही कारण बना सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर का। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग रंजीत सिंह। रंजीत सिंह के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? फर्स्ट है, ही वॉज बॉर्न इन रामगढ़िया मिसल। सेकेंड है, ही हैड साइंड अ ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप with the British in 1809 known as the Treaty of Amritsar, and third is Amritsar was his administrative capital। तो कौन सा राइट आंसर है? रंजीत सिंह जो थे वो सुकरचकिया मिसल के थे, इसलिए फर्स्ट गलत है। एंड सेकेंड इज करेक्ट। 1809 में 4 अप्रैल 1809 को रंजीत सिंह और चार्ल्स मेटकॉफ के बीच अमृतसर की संधि होती है, जिसमें ये कहा जाता है कि जो सतलज रिवर है, सतलज रिवर के वेस्ट का पार्ट जो होगा वो रंजीत सिंह के अधीन होगा और राइट जो ईस्ट का पार्ट है वो अंग्रेज़ों के अधीन होगा। ठीक है, अमृतसर जो था वो एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल नहीं था बल्कि ये एक रिलीजियस कैपिटल था। एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल जो था वो लाहौर में था। तो थर्ड स्टेटमेंट भी गलत है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2 ओनली। ठीक है, अब यहाँ पे आप एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। जब रंजीत सिंह का जन्म हुआ 2 नवंबर 1718 को, उस समय पंजाब प्रांत में 12 सिख मिसल थे, या पूरे भारत में यूँ कहें 12 सिख मिसल थे, जिसके नाम आपको यहाँ पर दिए हुए हैं। अहलुवालिया, भंगी, डलेवालिया, फैजलपुरिया, कन्हैया, उसके बाद में क्रोड़ा सिंघिया, नकी, निशानिया, फुलकिया, रामगढ़िया, सुकरचकिया एंड शहीद। ठीक है, इसमें से जो रंजीत सिंह थे वो महान सिंह के पुत्र थे और ये सुकरचकिया मिसल से बिलोंग्स करते थे। ठीक, रंजीत सिंह और अंग्रेज़ों के बीच में 25 अप्रैल 1809 को ट्रीटी ऑफ अमृतसर होती है और लाहौर एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल रहती है। ठीक, थर्ड क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट है,
द बैटल ऑफ वांडियावास वाज द डिसाइसिव बैटल ऑफ सेकेंड कर्नाटक वॉर, यानी जो बैटल ऑफ वांडियावास था 1716 में, यानी 1760 में। वांडियावास एक जगह है तमिलनाडु का, तो ये सेकेंड कर्नाटिक वॉर का एक डिसाइसिव बैटल था। सेकेंड है, द सेकेंड कर्नाटिक वॉर वाज फॉट बिटवीन द डच एंड द पुर्तगीज ड्यू टू पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बाय देम इन हैदराबाद एंड कर्नाटक। तो क्या सेकेंड कर्नाटक वॉर जो था वो डच और पुर्तगीज के बीच में हुआ, कर्नाटक और हैदराबाद के इंटरनल मसले को लेकर के? तो ये गलत है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जितने भी कर्नाटक वॉर हुए हैं वो ब्रिटिश और फ्रेंच के बीच में हुए हैं। और थर्ड है, द ट्रीटी ऑफ एक्सलासेपल वाज साइंड बिटवीन द इंग्लिश एंड फ्रेंच आफ्टर द थर्ड कर्नाटक वॉर। तो थर्ड कर्नाटक वॉर के बाद में इंग्लिश और फ्रेंच के बीच में एक्सलासेपल की संधि होती है। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? सॉरी, यहाँ पर है इनकरेक्ट है, तो आपको बताना है। योर ऑप्शंस आर ए 2 ओनली, बी 1 and 2 ओनली, सी 2 and 3 ओनली एंड डी 1 2 and 3। फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो गलत है, क्योंकि बैटल ऑफ वांडियावास जो था वो सेकेंड कर्नाटक वॉर का नहीं है बल्कि थर्ड कर्नाटक वॉर का है। सेकेंड स्टेटमेंट जो है वो भी यहाँ पर आप देखिए वो भी गलत है, क्योंकि ये फ्रेंच और ब्रिटिश के बीच में हुआ था। और थर्ड है, ये फर्स्ट एंग्लो कर्नाटक वॉर का है, ना कि थर्ड एंग्लो कर्नाटक वॉर का। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 1 2 and 3। यहाँ पर देखते हैं, जो फर्स्ट कर्नाटक वॉर था उसका टाइम पीरियड है 1740 से लेकर के 48 तक। बैकग्राउंड क्या था कि इसमें जो यूरोपियन है वो कोरोमंडल कोस्ट आता है आपका ये तमिलनाडु वाला रीजन, ठीक है। तो तमिलनाडु आंध्रा वाले रीजन को बोलते हैं कोरोमंडल रीजन, और उसके ऊपर जब आप जाएंगे तो उसको उत्तरी सरकार बोलते हैं। और जो केरला वाला रीजन है उसको मालाबार कोस्ट बोलते हैं। तो यूरोपियन जो थे वो कोरोमंडल कोस्ट कहते थे। और फर्स्ट कर्नाटक वॉर जो था वो एंग्लो फ्रेंच वॉर के नाम से प्रसिद्ध था, और ऑस्ट्रिया में इस समय वॉर ऑफ सक्सेशन चल रहा था, उसी का ये विस्तार मात्र था फर्स्ट कर्नाटक वॉर इंडिया में। रिजल्ट क्या हुआ? फर्स्ट कर्नाटक वॉर 1748 में ख़त्म हो गया ट्रीटी ऑफ एक्सलासेपल से, जब ऑस्ट्रियन वॉर जो था से सक्सेशन का वॉर वो ख़त्म हुआ, तो उसी के साथ भारत में भी ये वॉर ख़त्म हो गया। इस ट्रीटी को, ये जो ट्रीटी थी, अंडर द टर्म ऑफ दिस ट्रीटी मद्रास जो था वो इंग्लिश को दे दिया गया, एंड फ्रेंच जो थे नॉर्दर्न अमेरिका में जो उनकी टेरिटरी पर ब्रिटिश ने कब्जा किया था वो उनको वापस कर दिया गया, ठीक है। तो यहाँ भारत में मद्रास जो है वो फ्रेंच से ब्रिटेन को चला गया, और नॉर्थ अमेरिका में जो टेरिटरी थी वो जो ब्रिटेन के अधीन थी वो नॉर्थ अमेरिका को फ्रांस को सुपुर्द कर दिया गया, ठीक है। आई होप यू गॉट क्लियरिटी। सेकेंड कर्नाटक वॉर 1749 से लेकर के 54 तक हुआ। बैकग्राउंड क्या था इसका? इसका बैकग्राउंड था कि सेकेंड कर्नाटक वॉर जो था वो राइवलरी थी इंडिया में फ्रेंच और इंग्लिश के बीच में। डुप्ले जो गवर्नर जनरल था फ्रांस का, उसको फर्स्ट कर्नाटक वॉर में सफलता मिली और वो जो था उत्साहित था, तो इसी के कारण उसने सेकेंड कर्नाटक वॉर का इसको सूत्रधार माना जाता है। क्योंकि साउदर्न इंडिया में जब लोकल डायनेस्टी में डिस्प्यूट चल रहा था तो ब्रिटिश और फ्रांस अपने प्रभुसत्ता के लिए लोकल पॉलिटिकल राइवलरी में भी पार्टिसिपेट कर रहे थे। फॉर एग्जांपल, जैसे जो डुप्ले था वो नवाब पद के लिए यहाँ पर दो तरीके से, मुजफ्फर जंग और जो चंदा साहब थे इसको सपोर्ट कर रहा था, जबकि जो ब्रिटिश थे वो अनवरुद्दीन और नासिर जंग को सपोर्ट कर रहे थे। तो इसी के कारण हैदराबाद के निज़ाम के लिए यहाँ पर मुजफ्फर जंग और अनवरुद्दीन के बीच में टक्कर था, जबकि कर्नाटक के लिए चंदा साहब और नासिर जंग में टक्कर चल रही थी, ठीक है। तो यहाँ पर आप एक ट्रिक दिया हुआ है MCD, D फॉर डुप्ले, M फॉर मुजफ्फर जंग एंड C फॉर चंदा साहब, B फॉर ब्रिटिश, A फॉर अनवरुद्दीन एंड N फॉर नासिर जंग। तो इसको आप याद रखिएगा। रिजल्ट क्या हुआ? रिजल्ट हुआ कि इस समय अम्बूड का युद्ध होता है और उसमें नासिर जंग मारा जाता है। तो बाद में इसमें कुल मिलाकर के जो गोडेहू को गवर्नर जनरल बनाया जाता है डुप्ले की जगह पर, ठीक है। ये फिनेंशियल लॉसेस था और आप इसको कह सकते हैं ये फ्रेंच को सबसे बड़ा झटका लगा था इस समय। जो थर्ड कर्नाटक वॉर है इसका टाइम पीरियड है 1758 से लेकर के 63 तक। ये जब ऑस्ट्रिया, इसका बैकग्राउंड है कि यूरोप में ऑस्ट्रिया के अंदर और ऑस्ट्रिया के अंतर्गत ही उस समय पोलैंड आता था। तो सेलिसिया एक द्वीप है, 1756 में फ्रेंच ने उस पर अपना कब्जा जमाया और इसी के साथ ब्रिटेन में और फ्रांस में 7 ईयर वॉर शुरू हो गया, ठीक है। तो इसी में बैटल ऑफ वांडियावास होता है भारत में, जो एक्सटेंशन था थर्ड एंग्लो कर्नाटिक वॉर का। तो
22 जनवरी 1760 को वांडियावास का युद्ध होता है, जो वांडियावास एक जगह है तमिलनाडु में, और एक डिसाइसिव बैटल होता है जो ट्रीटी ऑफ पेरिस के साथ ख़त्म होता है 1763 में, जिसमें फ्रेंच जो है अपनी फैक्ट्री जो इंडिया में रहती है उसको रिस्टोर करते हैं, लेकिन रिस्टोर तो कर लेते हैं, लेकिन ये जो फैक्ट्री होती, ये जो वॉर होता है वो डिसाइसिव वॉर होता है। इस वॉर के हारने के बाद, करने के बाद, जो फ्रेंच पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस था वो ख़त्म हो गया। ठीक। फोर्थ क्वेश्चन है, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग वॉज नॉट द रीजन फॉर द बैटल ऑफ प्लासी, कौन सा जो है प्लासी के युद्ध का कारण नहीं था। योर ऑप्शंस आर ए द ब्रिटिश सपोर्ट टू द क्लेम ऑफ मेहरुनिसा ऑन द थ्रोन ऑफ बंगाल, बी फोर्टिफिकेशन ऑफ फोर्ट विलियम एंड माउंटेनिंग गन्स on the wall of the forts, C abolition of custom duty from entire Bengal resulting into loss of revenue for the British, and D misinterpretation of imperial फरमान of 1737 by the ईस्ट इंडिया कंपनी। तो क्या जो इम्पीरियल फरमान मिला था ईस्ट इंडिया कंपनी को उसका दुरुपयोग था, या ब्रिटिश जो थे मेहरुनिसा को सपोर्ट कर लेते थे बंगाल के थ्रोन के लिए, फोर्टिफिकेशन हो रहा था फोर्ट विलियम का और माउंटिंग गन का इस्तेमाल किया जा रहा था, एंड सी है एवोल्यूशन ऑफ द। तो ये तीनों कारण जो थे वो जिम्मेदार थे, जबकि हमसे पूछा जा रहा है कि नॉट द रीजन, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है। फिफ्थ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच, आपको बताना है कि कौन जो है वो करेक्टली मैच है। तो फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर के बाद में ट्रीटी ऑफ मद्रास बिल्कुल सही है। सेकेंड ऑप्शन है, आपका सेकेंड स्टेटमेंट है फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर के बाद में ट्रीटी ऑफ सालबाई, ये भी सही है। आफ्टर डैट थर्ड है फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर ट्रीटी ऑफ लाहौर 1839 में। एंग्लो सिख वॉर जब 1839 में रंजीत सिंह की मृत्यु होती है तो 1842 के आसपास ही ये वॉर शुरू हो जाता है। एंड फर्स्ट कर्नाटक वॉर ट्रीटी ऑफ एक्सलासेपल, ये भी मैंने आपको बताया। तो आपको बताना है कौन सा सही है। योर ऑप्शंस आर ए 1 and 2 ओनली, बी 1, 2 and 3 ओनली, सी 1, 3 and 4 ओनली, एंड डी 1, 2, 3 and 4। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, चारों स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। जो फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर था वो इंड हुआ मद्रास की ट्रीटी के द्वारा। इसमें इंग्लिश जो थे अंग्रेज़ों को बड़ी ह्यूमिलिएटिंग यानी शर्म के साथ और मतलब कि बहुत ग्लानी वाली शर्तों पर संधि करनी पड़ी हैदर अली के साथ में। ट्रीटी ऑफ मद्रास 4 अप्रैल 1769 को, 67 से 69 तक ये वॉर चला था और ये ट्रीटी 1769 में हुई थी। इस ट्रीटी में हुआ क्या कि दोनों एक दूसरे के प्रिजनर को, जो प्रिजनर्स थे उसको एक्सचेंज किए और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बनी कि अगर कोई भी एक्सटर्नल एग्रेशन होता है या इंटरनल एग्रेशन होता है मराठों द्वारा तो इंग्लिश जो है हैदर अली की मदद करेंगे। ठीक है, हैदर अली जो था वो प्रॉमिस द हेल्प, यही बात है। फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर क्या था, ये ट्रीटी ऑफ सालबाई से ख़त्म होता है। फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर का टाइम पीरियड है 1775 से 82 एंड ट्रीटी ऑफ सालबाई होती है 1786। इसी बीच में ट्रीटी ऑफ पुरंदर होती है और ट्रीटी ऑफ सूरत होता है, और फाइनली जो ट्रीटी होती है फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर में, मराठा वॉर में, वो 1782 में ट्रीटी ऑफ सालबाई होती है। इसमें बेसिकली होता क्या है कि वॉरेन हेस्टिंग जो होते हैं गवर्नर जनरल बंगाल के, उन्होंने ट्रीटी ऑफ वडगांव को रिजेक्ट कर दिया और अपने सोल्जर कर्नल गोडेवर्ड को भेजा, और 1779 में जो अहमदाबाद है फरवरी 1779 में बेसिन, इसको कैप्चर कर लिया गया। तो इसी के कारण फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर हुआ था। फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर जो है वो ट्रीटी ऑफ लाहौर से ख़त्म होता है, और ये जो एंड होता है फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर का, सिखों को इसमें बड़ी ह्यूमिलिएटिंग ट्रीटी करनी पड़ती है 8 मार्च 1846 को। मैंने आपको बताया कि एक ट्रीटी ऑफ अमृतसर हुई थी जिसमें 1809 में, ये अमृतसर में मेटकॉफ और रंजीत सिंह के बीच में हुई थी कि दोनों एक दूसरे की टेरिटरी का सम्मान करेंगे। लेकिन 1839 में जब रंजीत सिंह की मृत्यु हो जाती है तो ब्रिटिश अब उस संधि की शर्तों को भूल गए और अब उनको लगा कि अब आराम से इसको मिलाया जा सकता है। तो 1844-43 से ये वॉर शुरू हो जाता है और 48 आते आते जो सिख साम्राज्य है उसको अंग्रेजी साम्राज्य में, ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाता है। जो फर्स्ट कर्नाटक वॉर है, अभी मैंने आपको बताया कि फर्स्ट कर्नाटक वॉर वो एक्सटेंशन था एंग्लो फ्रेंच वॉर जो यूरोप में चल रहा था ऑस्ट्रिया के वॉर ऑफ सक्सेशन के कारण। 1748 में ट्रीटी ऑफ एक्सलासेपल होती है और जब ऑस्ट्रिया में वॉर ऑफ सक्सेशन ख़त्म हो जाता है उस समय इस ट्रीटी के अंतर्गत क्या होता है, मद्रास ब्रिटिश को दे दिया जाता है और नॉर्थ अमेरिका में जो फ्रेंच कॉलोनी होती है उसको वापस कर दिया जाता है फ्रांस को। तो आई होप यू गॉट क्लियरिटी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अरेंज करना है आपको क्रोनोलॉजिकली, एबोलिशन ऑफ सती, द सब्सिडरी अलायंस, द ट्रीटी ऑफ लाहौर एंड एबोलिशन ऑफ स्लेवरी। तो सती प्रथा को राजा राम मोहन राय ने 1829 में एक
एक्ट के द्वारा ख़त्म किया था, रेगुलेशन एक्ट 17 के द्वारा। जो सब्सिडरी अलायंस है वो 1848 के आसपास शुरू हुआ, ट्रीटी ऑफ लाहौर 1846 में, और एबोलिशन ऑफ स्लेवरी जो था वो 1843 में हुआ। तो इस हिसाब से कौन सा सही है? सबसे पहले यहाँ पर आप देख लीजिए एक बार, सबसे पहले आता है सब्सिडरी अलायंस 1798 में, तो आपका जो ये फर्स्ट होगा यानी वो सेकेंड नंबर पे सेकेंड होगा, यानी ये जो होगा ये फर्स्ट नंबर पे आएगा। आफ्टर डैट एबोलिशन ऑफ सती, ये दूसरे नंबर पर आएगा। फिर ट्रीटी ऑफ लाहौर या ये तीसरे नंबर पर आएगा, एबोलिशन ऑफ स्लेवरी, और ये चौथे नंबर पर आएगा। तो यानी 2 1 4 3, तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो एबोलिशन ऑफ सती है वो 1829 में ख़त्म हुआ, और इस समय लॉर्ड विलियम बेंटिक जो थे वो गवर्नर थे। या डॉक्ट्रिन ऑफ सब्सिडरी अलायंस जो है वो वेलेजली के द्वारा शुरू किया गया, 1798 से 1805 तक वेलेजली का कार्यकाल रहा। इसके बाद में जो ट्रीटी ऑफ मतलब सेब्रॉन का वॉर जो था उसमें सिखों को हराया गया, और इसके बाद में लाहौर की ट्रीटी होती है 1846 में, और स्लेवरी को एबोलिश किया जाता है 1843 में। सेवेंथ क्वेश्चन है, कंसिडर दी फॉलोइंग कंसर्निंग क्वीन विक्टोरिया प्रोक्लेमेशन 1858। तो 1858 के क्वीन विक्टोरिया के प्रोक्लेमेशन के घोषणा पत्र के बारे में बताना है कि कौन सा कोड जो है वो करेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, इट इंडेड द कंपनीज रूल इन इंडिया एंड द क्वीन एजम्पशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यानी यह भारत में ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसकी रूल को समाप्त किया, और ऐसा माना गया कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसका मतलब होगा रानी का शासन या क्राउन का शासन। सेकेंड है, इट एश्योर्ड द इंडियन पीपुल इक्वल एंड इम्पार्शियल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ एंड फ्रीडम ऑफ रिलीजन एंड सोशल प्रैक्टिसेस। इसने एश्योर किया कि जो भारतीय हैं उनके साथ इक्वल और इक्वली बिहेव किया जाएगा, और उनके साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, समान लॉ रहेगा उनके लिए, सोशल और रिलीजियस प्रैक्टिसेस में भी छूट दी जाएगी, स्वतंत्रता रहेगी। थर्ड है, द प्रोक्लेमेशन ऑफ क्वीन विक्टोरिया गेव अ प्रैक्टिकल शेप ऑफ द एक्ट ऑफ 1858, बिल्कुल सही है। एंड फोर्थ है, इट कंटेम्पलेटेड द इंटरेस्ट ऑफ नेटिव विल बी गिवन प्रायोरिटी ओवर द ब्रिटेन एंड अदर यूरोपियन पावर। अब यहाँ पर आप देखिए कि ये जो है गलत स्टेटमेंट होगा, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में 1857 का वॉर हुआ, और इसके बाद जो प्रोक्लेमेशन होगा उसमें ये बात कहीं ही नहीं जा सकती है, क्योंकि इस समय अनरेस्ट है कि हम आपको ब्रिटिश को सुपीरियरिटी देंगे इंडियन के ऊपर। तो फोर्थ स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, यानी बी एंड डी आर इनकरेक्ट, और राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1 2 एंड 3। 1858 नवंबर 1858 में लॉर्ड कैनिंग इलाहाबाद में इस घोषणा पत्र को पढ़कर सुनाते हैं, और इस रॉयल प्रोक्लेमेशन को ट्रांसलेट किया गया इंडियन लैंग्वेज में पब्लिक रीड के लिए, और इम्पोर्टेंट प्लेसेस पर इसको छपवाए गए, डाले गए। इसमें अनाउंस किया गया कि जो कंपनी का शासन है वो ख़त्म हो जाएगा, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मतलब होगा रानी या क्राउन का शासन। इसमें इंडोर्स किया गया कि कंपनी की जितनी सारी ट्रीटीज़ थी, डिग्निटीज़ थे, ऑनर थे, और जितने सारे राइट लोगों को दिए हुए थे या प्रॉमिस किया गया था वो सब लोगों को वापस कर दिए जाएंगे। इट इंश्योर्ड द इंडियन पीपल इक्वल एंड इम्पार्शियल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ एंड फ्रीडम रिलीजन एंड सोशल प्रैक्टिसेस। तो यह भारतीय लोगों के साथ ये हक दिया या एश्योर किया, विश्वास दिलाया भारतीय लोगों को कि उनके साथ इक्वल जस्टिस किया जाएगा। ठीक है। द प्रोक्लेमेशन ऑफ क्वीन विक्टोरिया सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस्ड द एक्ट ऑफ 1858 वेयर बाई द क्राउन वॉज गिवन द अथॉरिटी ओवर इंडिया रेदर देन द कंपनी। ये जो प्रोक्लेमेशन हुआ क्वीन विक्टोरिया का, ये इसलिए इम्पोर्टेंस रखता है क्योंकि 1858 का जो भारत शासन अधिनियम आया, जिसमें इंडियन अथॉरिटी क्राउन के जो इंडियन अथॉरिटी है उसके ऊपर शासन किसका होगा? क्राउन का, न कि कंपनी का। तो ये बातें कही गई, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। 8 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर मे हैव कंट्रीब्यूटेड टू द बैटल ऑफ प्लासी। कौन सा जो फैक्टर है वो बैटल ऑफ प्लासी के लिए कारण बना? फर्स्ट है, अपोजिशन ऑफ लोकल पीपुल टू द एक्टिविटी ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। जो लोकल पीपुल था उसका ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ जो रवैया था वो। सेकेंड, ब्रिटिश प्रैक्टिसेस ऑफ बिल्डिंग सेटलमेंट एंड लार्ज फोर्ट इन बंगाल। थर्ड है, रिफ्यूजल ऑफ द बंगाल नवाब टू ग्रांट द ब्रिटिश कंसेशन एंड ट्रिब्यूट इन ट्रेड। एंड फोर्थ है, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस ऑफ द ब्रिटिश इन बंगाल। तो फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि ये तो जाहिर सी बात है कि ब्रिटिश आर्मी जो थी वो 3000 थी और नवाब की सेना तकरीबन 1 लाख के आसपास थी, और इन्होंने आसानी के साथ मीर जाफ़र के घात के कारण हरा दिया सिराजुद्दौला को। और ऐसा कहा जाता है, बहुत सारे हिस्टोरियन ने लिखा कि जब अंग्रेज़ विजय हुए तो वो घोड़ों पर चढ़कर जब जा रहे थे
तो सारे लोग जो बंगाल के थे वो सड़क के किनारे खड़े होकर देख रहे थे, और एक अंग्रेज गवर्नर ने खुद लिखा है, यानी जो उस समय क्लाइव था उसने खुद लिखा कि अगर उस समय रोड पर खड़े हुए लोगों अपने हाथ में पत्थर लेकर के मारते तब भी ब्रिटिश आर्मी हार जाती है। ठीक है, तो इसीलिए फर्स्ट जो है वो गलत है एंड थर्ड स्टेटमेंट इज करेक्ट। 2, 3 एंड 4 ओनली। यहाँ पर आप देख सकते हैं नो एविडेंस दैट लोकल वेयर अपोज द ईस्ट इंडिया कंपनी एंड इट टिगर्ड द वॉर। अब चलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट जो बैटल हुए हैं 1857 तक, जिसका हम लोगों ने अभी जिक्र किया, उसके बारे में हम लोग क्रोनोलॉजिकली देख लेते हैं। फर्स्ट कर्नाटक वॉर में इंग्लिश कैप्टन जो थे वो बर्नेट थे और फ्रेंच कैप्टन डुप्लेसिस थे। ये फर्स्ट कर्नाटक वॉर ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में हुआ था। इंस्टेंट कॉज था इसका कि फ्रांसिस शिप के ऊपर आक्रमण करके ब्रिटिश उसको हड़प लेते हैं, मतलब उस पर आक्रमण कर देते हैं। वॉर ऑफ सेंट थोमे में कैप्टन पैराडाइज जो है वो नवाब अनवरुद्दीन को हराता है, और जो ऑस्ट्रिया का वॉर ऑफ सक्सेशन है वो 1748 में ऑक्सला सैपल की संधि से खत्म होता है, और इसी के साथ भारत में फर्स्ट कर्नाटिक वॉर भी खत्म हो जाता है। जो सेकेंड कर्नाटक वॉर है इसकी टाइम पीरियड है 1749 से लेकर के 54 तक। ये जो है थ्रोन के लिए हुआ, नवाब पद के कर्नाटक के लिए और हैदराबाद के निज़ाम के लिए, जिसमें ब्रिटिश जो थे वो अनवरुद्दीन और नासिर जंग को सपोर्ट कर रहे थे, जबकि जो डुप्ले था वो मुजफ्फर जंग एंड चंदा साहब को सपोर्ट कर रहा था। ये अनडिसाइडेड रहा। गोडेहू को रिप्लेस किया गया डुप्ले की जगह पे, और वार ऑफ एम्बूर में जो मुजफ्फर जंग, चंदा साहब और डुप्ले ये तीनों ने मिलकर अनवरुद्दीन की हत्या कर दी, जो नवाब पद का प्रत्याशी था। तो ये था वार ऑफ एम्बूर, इसको याद रखिएगा, ये सेकेंड कर्नाटिक वॉर से रिलेटेड है। थर्ड कर्नाटक वॉर जो है इसमें वॉर ऑफ वांडियावास इंपॉर्टेंट है, जो 22 जनवरी 1760 को होता है। जो थर्ड कर्नाटक वॉर है इसका पीरियड है 1757 से लेकर के 63 तक। इस समय जो इंग्लिश कैप्टन होता है वो आयरकूट होता है और फ्रेंच कैप्टन काउंट दिलाली होता है। फ्रेंच जो होते हैं ये वॉर लूज करते हैं, और ट्रीटी ऑफ पेरिस होती है 1763 में। इस समय क्या हुआ था कि यहाँ पर आप देख सकते थे ये टाइम पीरियड 7 ईयर का है। तो ब्रिटेन में जो था वो 7 वर्षीय सप्तवर्षीय युद्ध शुरू हुआ, और जब ट्रीटी ऑफ पेरिस होती है तो फ्रांस के पास, तो ये वॉर भी भारत में ख़त्म हो जाता है। बैटल ऑफ प्लासी 23 जून 1757 को हुआ, जिसमें सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में हुआ था। मीर जाफ़र ने धोखा दिया सिराजुद्दौला को, और बाद में नवाब पद का जब सिराजुद्दौला की मृत्यु हो जाती है, उसकी हत्या हो जाती है, तो मीर जाफ़र को नवाब बनाया गया। ठीक है, जो एक साइकोफैंट था, चापलूस था, कठपुतली था, पपेट था, कह सकते हैं। इसके बाद में बैटल ऑफ बक्सर होता है 22 अक्टूबर 1764 को। किसके किसके बीच होता है? मीर कासिम जो बंगाल का नवाब रहता है, सुजाउद्दौला जो अवध का नवाब रहता है, और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के बीच में। इन तीनों की सम्मिलित फौज को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हेक्टर मुनरो ने पराजित किया, और इनके बीच में ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद होती है। 2 ट्रीटी होती है, एक होती है शाह आलम द्वितीय के साथ, और सेकेंड ट्रीटी होती है सुजाउद्दौला के साथ जो अवध का नवाब था। इसको बारे में मैंने डिटेल से प्रीवियस लेक्चर में कवर किया, आप वहाँ से कवर कर सकते हैं। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद 12 अगस्त 1765 को हुआ था। इसके बाद एंग्लो मैसूर वॉर के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर का टाइम पीरियड है 1767 से लेकर के 69 तक, और इसमें हुआ क्या कि फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर किसके बीच हुआ था? हैदर अली, मराठा और निजाम तीनों ने इंग्लिश सेना को परास्त किया था, और ट्रीटी ऑफ मद्रास जो ब्रिटिश के लिए ह्यूमिलिएटिंग ट्रीटी थी 4 अप्रैल 1769 को सिग्नेचर किया गया। सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर 1780 से लेकर के 84 तक हुआ। इस समय जो एक फ्रेंच कॉलोनी थी माहे, जिस पर फ्रेंच का कब्जा था और ये टिप्पू सुल्तान के क्षेत्र में पड़ता था, इस पर ब्रिटिशर्स ने आक्रमण किया, और इसी के कारण ये शुरू हुआ। जो गवर्नर जनरल थे इस समय वारेन हेस्टिंग्स थे। आयरकूट जो था वो पोर्टोनोवो, पोलूर और सोलिंगपुर, इन तीनों के युद्ध में हैदर अली को पराजित किया। हैदर अली की मृत्यु इस समय कैंसर से हो जाती है, और ट्रीटी ऑफ मैंगलोर 1784 में होती है। 1783 में हैदर अली की मृत्यु होती है, और इसका पुत्र जो है वो टीपू सुल्तान 1784 1 साल तक युद्ध को जारी रखता है, लेकिन कोई परिणाम नहीं आता है, कोई रिजल्ट नहीं आता है। दोनों यानी ब्रिटिश और टिप्पू सुल्तान दोनों युद्ध से ऊब चुके थे, और इन्होंने ट्रीटी ऑफ मैंगलोर की 1784 में। थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर है 1790 से लेकर के 92 तक। इस समय गवर्नर जनरल जो होता है वो लॉर्ड कॉर्नवालिस होता है, और जो दूसरी तरफ होते हैं वो मराठे निजाम और टीपू सुल्तान, मतलब लॉर्ड कॉर्नवालिस, मराठा और निजाम तीनों मिलकर के टीपू सुल्तान से युद्ध करते हैं। टीपू सुल्तान हालांकि हार जाता है, और इसको ह्यूमिलिएटिंग ट्रीटी करनी पड़ती है, ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम 1792 में। और लास्ट वॉर होता है फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर लॉर्ड वेलेजली के समय में, और ये वॉर जो है इसमें टीपू की मृत्यु हो जाती है 1799 में, और ब्रिटिश जो है मैसूर को
मिला लेते हैं अपने प्रांत में। इसके बाद होता है एंग्लो मराठा वॉर के बारे में देखते हैं कि 1775 से लेकर के 1782 तक एंग्लो मराठा वॉर होता है। सबसे पहले क्या होता है कि नारायण राव की हत्या कर देता है रघुनाथ राव, और रघुनाथ राव भाग करके इंग्लिश के पास चला जाता है, ब्रिटिश जो मद्रास में उस समय रहते हैं उनके पास चला जाता है। वहाँ पर ट्रीटी ऑफ सूरत करता है 1775 में, और ब्रिटिश को कहता है कि हम आपको सालसेट और बेसिन का जो पोर्ट है वो दे देंगे अगर आप मेरी मदद करें पेशवा बनने में रघुनाथ राव की, तो ठीक है। तो ये जो ट्रीटी है वो ब्रिटिश प्रतिनिधि होते हैं बंगाल के, उनको मंजूर नहीं होता है, और उसके बाद में नन्ही नाना फडणवीस को मंजूर होता है, और ट्रीटी ऑफ पुरंदर साइन होती है 1776 में। लेकिन बाद में ये जो ट्रीटी है वो ठीक से काम नहीं कर पाता है, सक्सेसफुल ट्रीटी नहीं होती है, और फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर होता है। और जो फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर है उसका खत्म होता है ट्रीटी ऑफ सालबाई से 1782 में। फिर सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर होता है 1803 से। इसमें जो अलग अलग मराठा रूलर होते हैं उनके साथ ब्रिटिश अलग अलग संधियाँ करते हैं, उनको पराजित करते हैं। 1803, 4 एंड 5 में 3 संधियाँ होती है रेस्पेक्टिवली। जो भोसले थे, भोसले के साथ देवगढ़ की संधि होती है 1803 में। फिर सिंधिया के साथ सुरजी अर्जन गांव की संधि होती है, एस आप देख रहे हैं यहाँ पे, तो ये होती है 1804 में। और जो होलकर हैं उनके साथ रायगढ़ की संधि होती है 1805 में। इस प्रकार मराठा साम्राज्य में ब्रिटिश साम्राज्य के बहुत सारे जो मराठा कन्फेडरेसी के लीडर थे उसको मिला लिया गया। और जो थर्ड एंग्लो मराठा वॉर था वो 1817 से लेकर के 18 तक होता है। वॉर ऑफ कोरेगांव, जो फेमस वॉर आप जानते हैं भीमा कोरेगांव बैटल, वो वॉर ऑफ कोरेगांव रिलेटेड है थर्ड एंग्लो मराठा वॉर से, ठीक है। इसके बाद में ट्रीटी ऑफ अमृतसर है। ट्रीटी ऑफ अमृतसर 25 अप्रैल 1809 को होता है रंजीत सिंह और चार्ल्स मेटकॉफ के बीच में। रंजीत सिंह की मृत्यु होती है 27 जून 1839 में, और इसके बाद फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर शुरू हो जाता है। 1845-46 में सिख वॉर शुरू होता है, और ट्रीटी ऑफ लाहौर होती है, इसमें सिख पराजित होते हैं लगभग। इसमें सिख जो अंग्रेज जनरल है सर ह्यूगॉफ, उसने लाहौर पर आक्रमण किया, और ट्रीटी ऑफ लाहौर 1846 में सिग्नेचर होता है। सेकेंड एंग्लो सिख वॉर 1848 से 49 तक होता है, जिसमें डलहौजी और दिलीप सिंह के बीच होता है। दिलीप सिंह उत्तराधिकारी थे रंजीत सिंह के, हालांकि बहुत सारे उत्तराधिकारी हुए, शेर सिंह, नौनिहाल सिंह, दिलीप सिंह, रानी झिंदन। तो ये जब वॉर हार जाते हैं तो डलहौजी इनको पेंशन दे करके इंग्लैंड भेज देता है। और इस समय एक फेमस वॉर होता है वॉर ऑफ चिलियावाला, जिसमें सिख सेना पूरी तरीके से ख़त्म हो जाती है। तो ये आप याद रखिएगा कि वॉर ऑफ चिलियावाला रिलेटेड है सेकेंड एंग्लो सिख वॉर से। टाइम पीरियड है 1848 से लेकर के 49 तक। आई होप यू गॉट क्लियरिटी रिगार्डिंग ऑल दिस बैटल एंड वॉर। और प्रीवियसली भी हम लोगों ने इसको काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया है क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में। यहाँ मैं सिर्फ क्रोनोलॉजी के लिए आपको बता रहा हूँ ताकि एक बार आपको ध्यान रहे, ठीक है। इसके बाद आते हैं कि जो भारत से बाहर जो ब्रिटिश के रिलेशन थे उन्होंने कौन कौन से वॉर लड़े। तो एंग्लो सबसे पहले होता है एंग्लो नेपाल वॉर 1813 से लेकर के 16 तक, और इस समय गवर्नर जनरल होता है लॉर्ड हेस्टिंग्स, और ट्रीटी ऑफ सुगौली यानी सुगौली की संधि होती है 1816 में, ठीक है। ये गोरखपुर से जब अंग्रेज़ों की बाउंड्री नेपाल के साथ टक्कर खा रही थी तो दो गोरखा सेना और अंग्रेज़ों के बीच हुई थी ये। इसके बाद फर्स्ट एंग्लो वर्मा वॉर होता है 1824 से लेकर के 26 तक, और इसका जो फेमस ट्रीटी है वो है ट्रीटी ऑफ यान्डबू, जो 24 फरवरी 1826 को होता है। सेकेंड एंग्लो वर्मा वॉर 1852 में होता है, और उसी वर्ष ये खत्म हो जाता है। 9 दिन तक ये वॉर या 14 डेज तक चलता है। लॉर्ड डलहौजी इस समय भारत का गवर्नर जनरल होता है। थर्ड एंग्लो बर्मा वॉर 1855 में होता है, और 1855 में वर्मा को है इंडियन या ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाता है। इसके बाद में तिब्बत के साथ जो फर्स्ट एंग्लो तिब्बत वॉर होता है वो यंग हस्बैंड नाम के एक अंग्रेज अधिकारी होते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो यंग हस्बैंड को लॉर्ड कर्जन ने भेजा ट्रीटी ऑफ लहासा के लिए कि आप जाइए वहाँ से ट्रीटी के साथ मतलब एक ट्रीटी कीजिए जिसमें तिब्बत के साथ संबंध अच्छे हों, ठीक है। और इस समय जो गवर्नर जनरल था 1904-5 की बात है ये, लॉर्ड कर्जन था, और आपको पता है कि बंगाल का पार्टीशन जो है इसी समय हुआ था। इसके बाद एंग्लो अफ़गान वॉर है 1838 से लेकर के 42 तक। इस समय शाह शुजा होते हैं अफ़गानिस्तान के शासक, और भारत का जो गवर्नर जनरल होता है वो लॉर्ड ऑकलैंड होता है, ठीक है। सेकेंड एंग्लो अफ़गान वॉर 1878 से लेकर के 79 तक होता है,
भारत में गवर्नर जनरल होता है लॉर्ड लिटन, और ये ट्रीटी करता है ट्रीटी ऑफ गंडमक। ये याद रखिएगा कि ट्रीटी ऑफ गंडमक जो है वो रिलेटेड है सेकेंड एंग्लो अफगान वॉर से, और ट्रीटी ऑफ यांडबू जो है फर्स्ट एंग्लो म्यांमार वॉर से या बर्मा वॉर से रिलेटेड है। थर्ड एंग्लो अफगान वॉर होता है 6 to 8 मई यानी 1919 को। 6 मई से लेकर के ये वॉर होता है 8 अगस्त तक 1919 में। और 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड यानी चेम्सफोर्ड जो थे वो गवर्नर जनरल होते हैं, और मॉन्टेग्यू भारत सचिव होते हैं उस समय। इस समय ट्रीटी ऑफ रावलपिंडी के द्वारा ये वॉर ख़त्म होता है, और भारत और अफगानिस्तान के बीच जो एक लाइन खींची गई वो थी डूरंड लाइन, जो आज भी पाकिस्तान, भारत और अफगानिस्तान के बीच बॉर्डर है। तो आई होप यू गॉट क्लियरिटी रिगार्डिंग ऑल दिस वॉर, एंड ये आज का लास्ट वॉर था। क्वेश्चन हम लोगों ने आज डिस्कस किया। अब हम लोग जो इस समय जो भारत के गवर्नर जनरल थे, बंगाल के गवर्नर जनरल थे, इन सब के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो ये 4 पार्ट में पूरे टाइम पीरियड को हम लोग देख सकते हैं। जो जब आपको पता है कि 1757 से ही भारत में ब्रिटिशों का कब्जा हो गया, और 1764 जो बैटल का ऑफ बक्सर हुआ, और 1765 में जब ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद हुआ, जब उनको दीवानी का भी अधिकार मिल जाता है बिहार, बंगाल, उड़ीसा के ऊपर ब्रिटिश को, तो इस समय से भारत में सत्ता इस्टेब्लिश होती है। और 1757 से एक मिनट यहाँ पर आप देख सकते हैं, हाँ 1757 से लेकर के 1772 तक जो बंगाल के गवर्नर होते हैं, मतलब जो अंग्रेज अधिकारी हुए उसको बंगाल का गवर्नर कहा जाता है। 1772 से 1833 तक बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। जो बंगाल का गवर्नर था उसी को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। आफ्टर दैट 1833 से 1857 तक जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसको भारत का गवर्नर जनरल कहा गया, और 1857 के बाद जो लोग अधिकारी हुए उनको बोला गया भारत का वायसराय। अब बंगाल के जो गवर्नर जनरल कौन कौन हुए इनके बारे में देख लीजिए। रॉबर्ट क्लाइव 2 बार होता है बंगाल का गवर्नर बनता है, 1757 से लेकर के 1760 तक, और दूसरी बार जब ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद होती है उस समय 1765 से 1767 तक, ठीक है। फिर आता है हॉलवेल 1760 में, जो बीच का टाइम पीरियड है। आप देख रहे हैं रॉबर्ट क्लाइव 2 बार बना है, तो बीच के टाइम पीरियड में होता है हॉलवेल, और उसके कुछ ही समय बाद आता है वेनिस्टार्ट 1760 से लेकर के 65 तक। तो याद रखिएगा कि बक्सर के वॉर के समय बंगाल का गवर्नर कौन था, वेनिस्टार्ट था। आफ्टर दैट जब रॉबर्ट क्लाइव जाते हैं तब यहाँ बेडेलस्ट आता है, फिर जिसका टाइम पीरियड है 1767 से लेकर के 69 तक। फिर कार्टियर है जिसकी टाइम पीरियड है 1769 से 72 तक, और आफ्टर दैट वॉरेन हेस्टिंग्स है 1772 से लेकर के 74 तक। वॉरेन हेस्टिंग बंगाल का पहला गवर्नर जनरल इस तरीके से होता है, ठीक है। अब बंगाल का गवर्नर जनरल कौन है, एक ट्रिक है, हेंस JVBM है। टोटल 8 गवर्नर जनरल हुए बंगाल के 1772 से लेकर के 1833 तक। कौन कौन थे इनको देख लेते हैं यहाँ पर। सबसे पहले होते हैं वॉरेन हेस्टिंग्स जिसका टाइम पीरियड है 1772 से 85 तक। आफ्टर डैट लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786 से 1793 तक। फिर जे से जॉन फोर्ड, यहाँ पर आप जे फॉर जॉन फोर्ड याद रख सकते हैं, 1793 से 98 तक। वी फॉर वेलेजली 1798 से 1805 तक, ठीक है। और इसी के समय 4th एंग्लो मैसूर वॉर हुआ था। आफ्टर डैट जॉर्ज बॉर्लो होता है, इसके समय में एक फेमस वॉर होता है, उसका नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा। 1806 में ये होता है, जो प्रतीकों को लेकर के होता है ये वॉर। मतलब हिंदू धर्म में जो जनेऊ पहना जाता था, टीका लगाया जाता था, इसको जब बैन किया गया तो इसी के अगेंस्ट, जॉन बॉर्लो के अगेंस्ट ये वॉर हुआ था। अभी ये ध्यान नहीं है, जब याद आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। फिर 6th वॉर होता है। 6th वाइस जो गवर्नर जनरल होते हैं बंगाल के वो लॉर्ड मिंटो प्रथम होते हैं, यानी M फॉर मिंटो, 1807 से लेकर के 1813 तक। आफ्टर डैट 7th जो है वो लॉर्ड हेस्टिंग्स है, 1813 से लेकर के 26 तक, जब इन्हीं के शासनकाल में सुगौली की संधि होती है। और जो लास्ट है वो है लॉर्ड एमहर्स्ट 1823 से 28 तक, ठीक है। फिर आते हैं बंगाल का गवर्नर जनरल होता है, वो बंगाल का गवर्नर जनरल वो भारत का गवर्नर जनरल बन जाता है। और इसके लिए जो ट्रिक है आप यहाँ पर देख सकते हैं, BMW ऑक्सन बाई एलन हार्डिंग डॉक्टर, यानी 6 टोटल गवर्नर जनरल होते हैं भारत के, जिनकी टाइम पीरियड है
1833 से लेकर के 1858 तक। और यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले लॉर्ड विलियम बेंटिक होते हैं 1828 से लेकर के 35 तक। आफ्टर डैट सर चार्ल्स मेटकॉफ 1835 से 36 तक। फिर लॉर्ड ऑकलैंड होते हैं 1836 से 1842 तक। फिर लॉर्ड एलन होते हैं, ई फॉर एलन, यहाँ पर आप ई फॉर एलन, यहाँ बी फॉर बेंटिक, एम फॉर मेटकॉफ, ए फॉर ऑकलैंड, ई फॉर एलन। इनका टाइम पीरियड है 1842 से 44 तक। फिर एच फॉर हार्डिंग, यानी 1844 से 48 तक इनकी टाइम पीरियड है। और डी फॉर डलहौजी का टाइम पीरियड है 1848 से 56 तक। तो आप इस तरीके से क्रोनोलॉजिकली भी याद रख सकते हैं, ताकि कभी अगर आपको क्वेश्चन आ जाए क्रोनोलॉजिकली आपको इसको डिक्रीजिंग, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाने के लिए, तो आप आसानी से लगा सके। या कभी भी कोई घटना हो और आपको याद हो कि इस समय गवर्नर जनरल ये था, तो आप आसानी से उसको अरेंज कर सकते हैं। जैसे अभी हम लोगों ने पढ़ा कि हेस्टिंग्स का टाइम पीरियड है 1813 में, और जो वेलेजली का टाइम पीरियड है वो 1799 में है। अब अगर आपसे क्रोनोलॉजिकली क्वेश्चन में दिया हुआ है, उसमें एक चीज़ है कि सुगौली की संधि यानी ट्रीटी ऑफ सुगौली और फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर, ये आपको सजाना है। और कॉर्नवालिस भी दिया है जिसका टाइम पीरियड 1798 तक है। तो अगर आपको इस तरीके से दिया हुआ है और आपको पता है कि सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर के समय में थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर के समय कॉर्नवालिस था, तो आप इसको आसानी से अरेंज कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये था आज का लास्ट डिस्कशन वाला टॉपिक, और आई होप यू गॉट क्लियरिटी रिगार्डिंग ऑल दिस आर्टिकल्स एंड क्वेश्चंस, and this video is also helpful for you. Please do like, comment, share and subscribe the channel if you do like the video. Thanks for watching and thanks for discussion. Bye, have a good day. Thank you.